हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा रोजगार पर। और रेलवे की सीरीज में आज रीजनिंग की पहली क्लास है, जहां पर आप रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स जिनमें आप देख पा रहे हैं एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, आरपीएफ है, ग्रुप डी है। इन अलग अलग एग्जाम्स में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो रिसेंट में आपके एग्जाम्स हुए हैं। वहां से भी इस सेशन में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि आगामी परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एसएससी के सीएचएसएल सीरीज में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट को कवर अप किया है, जहां पर आपने ढेरों क्वेश्चन देखे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और साथ ही साथ डिटेल में कॉन्सेप्ट को भी कवर अप किया है लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो उस सीरीज को जाकर के आप कॉन्सेप्ट के लिए भी जरूर विजिट करें, जरूर आप देख सकते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर केवल और केवल हम लोग बात करेंगे भाई प्रश्नों की। कॉन्सेप्ट पर बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से यहाँ पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी क्लासेस आपको पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। ठीक है। तो ये टाइम जो है, ये टाइम है प्रैक्टिस का, ये टाइम है अभ्यास का। यानी कि यहाँ पर आप एक अपना एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना बेहतर तरीके से आपकी तैयारी है, और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से एक ब्लूप्रिंट आप ले पाएंगे कि आगामी परीक्षा में प्रश्नों का स्तर क्या रहने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये जो सीरीज है, अभी यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं, और इसके बाद हम लोग कंप्लीट एक सेट की बात करेंगे, जहां पर सारे के सारे टॉपिक्स यानी कि रीजनिंग सब्जेक्ट के अलग, मैथ सब्जेक्ट के अलग और जीएस के अलग। तो आपको रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के अलग अलग पूरे सेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई, सभी लोग रेडी हो जाएं और पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाएं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है भाई कंडीशनल कोडिंग से। तो कंडीशनल कोडिंग में अगर आपने पहले बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो जान लो यहाँ पर कुछ विशेष नहीं करना होता है। बस जितना हमको कंडीशन दिया गया होता है उसी के आधार पर हमें पूछे गए प्रश्न को कोड करना होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पहले कंडीशनल कोडिंग नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कुछ विशेष नहीं है। ये जो प्रश्न है ये आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में अवेलेबल होगा, तो हिंदी मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हिंदी में भी अवेलेबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो, यहाँ पर देखते हैं कि हमको करना क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर और सिंबल्स दिए गए हैं, और उसके नीचे दिया गया है कोड। नंबर और सिंबल्स दिए गए हैं और उसके नीचे क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। किसी पर्टिकुलर नंबर के सामने ही उसका कोड आपको देखने को मिलेगा। अब हालांकि यहाँ पर फ्रेमिंग, जैसे यहाँ पर देखोगे तो आपको सामने सामने ही मिल रहा है। हिंदी में ये थोड़ा सा क्या हो गया भाई, शिफ्ट हो गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में ही बना लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी नंबर या सिंबल है उसी के सामने क्या दिया गया है, उस नंबर या सिंबल के लिए कोड दिया गया है। और ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका प्रश्न। तो आपको सिर्फ इतना ही देखना है, यहाँ पर कुछ विशेष आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप कहाँ देखेंगे, सीधे सीधे आप यहाँ पर देखेंगे किसको भाई, क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन देखने के बाद आपको देखना है यहाँ पर कंडीशन। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको देखना है कंडीशन। तो पहली कंडीशन यहाँ पर क्या कहती है, इफ द सेकंड एलिमेंट इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जो सेकंड आपको एलिमेंट देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक विषम संख्या है। और उसके बाद क्या बोला है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन इवन नंबर। अंतिम जो पद है वो एक सम संख्या आपको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल ये कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल हो रही है। और यदि ऐसा है तो यहाँ पर क्या बोला गया है, देन कोड्स फॉर दीज टू, द सेकंड एंड द लास्ट एलिमेंट आर टू बी इंटरचेंज्ड। यानी कि इन दोनों एलिमेंट्स के कोड को क्या करना है, परस्पर बदल देना है। इट मींस 8 की जगह जो कोड लगेगा वो किसका कोड लगेगा, वो लगेगा 7 वाले का कोड। और 7 वाले की जगह जो कोड लगेगा वो किसका लगेगा, 8 वाले का कोड। रिमेनिंग की अगर हम बात करें तो कोड एज इट इज रहने वाला है। यानी ई का कोड क्या हो जाएगा भाई, एम हो जाएगा। 5 का कोड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। परसेंटेज का कोड हो जाएगा यू। एंड का कोड हो जाएगा टी। और 4 का कोड क्या हो जाएगा, एल। और अगेन परसेंटेज का कोड क्या हो जाएगा, डी। तो यही क्या बनेगा, आपका फाइनल आंसर बनेगा। यही आपका बनेगा फाइनल आंसर, यानी कि MADU। MADU के साथ अगर हम जाएं तो दो ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए। और DU के बाद आपको देखने को मिल रहा है TLDS। परसेंटेज का जो कोड है वो आपका, सॉरी, परसेंटेज का जो कोड है वो यू था। परसेंटेज का जो कोड था वो यू था। ठीक है, यहाँ पर यू कर देता हूँ। तो ये था LUS। ठीक है। तो आपका जो कोड बनेगा MADUTLUS।
MADUTLUS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसलिए विस्तृत रूप से चर्चा करी कि आप इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लें कि आपको करना क्या होता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं, यहां पर तो आंसर आ गया, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो किसी भी कंडीशनल कोडिंग में ऐसा होता है कि एक ही पर्टिकुलर कंडीशन लगती हुई दिखाई देती है, बट ये भी हो सकता है, ये भी एक संभावना है कि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में मल्टीपल कंडीशन एप्लीकेबल हो रही हो। तो इसलिए कई बार हो सकता है कि आपको रिमेनिंग कंडीशंस भी यहाँ पर देखनी पड़ जाए। जैसे कि क्या था रिमेनिंग कंडीशन, इफ द थर्ड एलिमेंट इज एन इवन नंबर, तो थर्ड एलिमेंट यहाँ पर इवन नंबर नहीं था, तो इसलिए आपको नहीं देखना था। इफ द फिफ्थ एलिमेंट इज अ सिंबल, तो फिफ्थ एलिमेंट यहाँ पर आपका सिंबल था, लेकिन बोला क्या है, एंड द सिक्स्थ एलिमेंट इज ऑल्सो अ सिंबल, जो कि नहीं है। तो रिमेनिंग दो कंडीशन यहाँ पर आपको लगती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसलिए आपको इसको देखने की आवश्यकता नहीं थी। बट जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो एक बार ओवरव्यू जरूर कर लें कि कोई एडिशनल कंडीशन तो लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर न्यूमेरिकल कोडिंग से आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो एक स्मार्ट बच्चा होगा, एक स्मार्ट बच्चे का जो अप्रोच होगा, वो एक छोटे नंबर को पहले प्रेफर करेगा, जैसे कि दिया गया है JEER। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, प्लेस वैल्यू। पहली प्रायोरिटी होती है प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू का यहाँ पर हम सम करते हैं तो 18, 10, 28 और 10, 38, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू का अगर हम सम करेंगे तो मिलेगा कितना, 38, और प्लस 6 करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका कोड। अब हमको क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या सिमिलर कॉन्सेप्ट या सिमिलर लॉजिक यहाँ पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अगर नंबर ऑफ लेटर ज्यादा है तो आप यूनिट डिजिट के साथ भी जा सकते थे, यानी कि अगर यूनिट डिजिट से हम चेक करें तो हमको यूनिट डिजिट क्या बननी चाहिए, +6 करने के बाद में 0 बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। इट मींस इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू का जब हम सम करें तो यूनिट डिजिट हमको 4 बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते थे, कैसे, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, ये यूनिट डिजिट है इन लेटर्स के प्लेस वैल्यू की। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 और 2 14, तो यूनिट डिजिट बिल्कुल 4 बन रही है, उसमें 6 जोड़ोगे तो आपको यूनिट डिजिट 0 बनती हुई दिखाई देगी। तो बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त था यहाँ पर लॉजिक को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। और अगेन जब आप आंसर निकाल रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि सब में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ पर भी आप यूनिट डिजिट से ही काम चला सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछा किसके लिए गया भाई, फेयर के लिए पूछा गया है। तो यूनिट डिजिट की अगर हम बात करें तो 8, 5, 13, 1, 14 और 6, 20, और इसमें 6 ऐड करें, 6 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट हमको मिल जाएगी 6, यूनिट डिजिट हमको मिल जाएगी 6। ठीक है, और पूरा का पूरा अगर इसमें आप प्लेस वैल्यू जोड़ते, पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू जोड़ते तो भी आपको 36 मिलेगा। देखो ध्यान दो, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ठीक है, एग्जाम में आपको क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना है, तो इसलिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पूरा अगर जोड़ोगे तो भी आपको आंसर 36 ही मिलेगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6, 1, 7, 18, 7, 25, 5, 30, और +6 करते तो आपको मिल जाता कितना, 36। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ लेटर्स कम थे तो इसलिए आपको लग रहा होगा कोई बहुत ज्यादा विशेष टाइम का फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप इसी अप्रोच के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी अप्रोच के साथ आपकी प्रैक्टिस रहेगी, तो नो डाउट जहां पर नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा रहेंगे, जहां पर कैलकुलेशन ज्यादा रहेगी, वहां पर भी आप अपना टाइम बचा पाओगे। क्लियर है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, एकेडमी का ये कोड लिखा हुआ है, ठीक, ACADEMY, यहाँ पर कोड दिया हुआ है FSJHDE और B। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू यहाँ पर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, मैंने लिख दिया है भाई सारे के सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए की प्लेस वैल्यू 1 है, और यहाँ पर एक के आसपास प्लेस वैल्यू वाला जो लेटर दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है बी। ए के प्लेस वैल्यू के आसपास वाला जो लेटर दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है बी। तो यहाँ पर अगर ए से हम बी जाते हैं तो इस प्रकार के पैटर्न के साथ जा सकते हैं। लॉजिक क्या लगा, +1। सी से दिखाई दिया ई, लॉजिक क्या लगा, +2। ए से दिखाई दिया डी, लॉजिक क्या लगा, +3। डी से दिखाई दिया एच, लॉजिक क्या लगा, +4। ई से जे, +5। 13 से 19, +6। और 25 से यहाँ पर 6, तो 25 के बाद एक आएगा 26, और +6 करोगे तो +7 का लॉजिक यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आसानी से क्रैक किया जा सकता था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है, पूछा गया है अटेम्प्ट के लिए। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपके पास एक वर्ड है, बी में +1 करोगे तो लास्ट एलिमेंट सी के रूप में देखने को मिल रहा है, तो और ज्यादा यहाँ पर आपको एफर्ट करने की जरूरत थी नहीं।
अब आंसर निकालने के लिए भी देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना होगा, तो लास्ट में मिलेगा बी, तो एक ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट, फिर टी के बाद मिलेगा वी, क्योंकि +2 करना था तो तीनों विकल्पों में दिया है, और यहाँ पर +3 करेंगे तो मिलेगा डब्ल्यू, जो कि आपको तीनों विकल्पों में दिखाई दे रहा है। देन आफ्टर +4 करोगे तो आपको मिल जाएगा आई, जो कि आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, तो 20 में जब 7 जोड़ोगे तो 27, यानी कि ए बनता हुआ आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चाइनीज कोडिंग से देखने को मिल रहा है। आप चाइनीज कोडिंग से यहाँ पर जो प्रश्न है आसानी के साथ बनाया जा सकता है। पूछा किसके लिए कोड गया भाई? पूछा गया हमसे प्रेफर के लिए। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस, ये रहा आपका सेकंड सेंटेंस, और ये रहा आपका थर्ड सेंटेंस। अब कोड हमको निकालना है प्रेफर के लिए, तो इन तीनों में से किसी और में या तो प्रेफर लिखा हुआ दिखाई दे जाए, या तो हम वी और ग्रीन का कोड निकाल लें। तो पहले और दूसरे में आपको मिल जाएगा किसका भाई? ग्रीन का कोड। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है? ग्रीन। तो इन दोनों में एक कोड कॉमन मिल गया वाई ओ, इन दोनों में एक कोड कॉमन मिल गया वाई ओ, यानी कि वाई ओ जो है कोड वो किसका हो जाएगा? ग्रीन का हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड में एक ही वर्ड कॉमन है, क्या? वी। फर्स्ट और थर्ड में एक ही कोड कॉमन है, वी। तो इसको भी अगर हम हटा दें, ठीक, तो इन दोनों में एक कोड हमको कॉमन क्या मिल जा रहा है भाई? एच ए। इन दोनों में एक कोड कॉमन क्या मिल जा रहा है? एच ए, यानी कि एच ए जो है वो कोड किसका हो जाएगा? वी का हो जाएगा। पूछा किसके लिए गया? प्रेफर के लिए। तो बचा क्या हमारे पास? एन आई। तो एन आई कोड किसके लिए हो जाएगा भाई? एन आई कोड हो जाएगा यहाँ पर प्रेफर के लिए। तो आसानी के साथ बनाया जा सकता था, देख करके बनाया जा सकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, क्योंकि बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में हम जिस प्रकार के पैटर्न को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे पैटर्न्स लगते हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, यहाँ पर उससे थोड़ा अलग आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर उससे थोड़ा अलग पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो वर्ड क्या है? सिंबॉलिक। गिवन वर्ड इज सिंबॉलिक, और इसका कोड क्या लिखा हुआ है भाई? सी पी टी जेड एन एम जे और टी। ठीक है, प्लेस वैल्यू की बात करें तो 19 25 13 2 15 12 9 3, और यहाँ पर देखोगे तो 3 16 20 26 14 13 10 और 4। क्लियर है भाई? अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 3 से 4 दिखाई दे रहा है, 3 से 4 यानी कि +1। 9 से क्या दिखाई दिया? 10 दिखाई दिया, और 12 से क्या दिखाई दिया? 13। यानी कि इन तीन एलिमेंट्स में तो क्या लग रहा है भाई? +1 लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो -1, ओ से अगर एन जा रहे हो तो क्या हो रहा है? -1 हो जा रहा है, तो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 15 में अगर एक जोड़ा जाए तो 16 यहाँ पर हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 16 यहाँ पर हमको एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 से देखोगे तो 3 हमको +1 यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार एस से +1 देखोगे तो टी हमको यहाँ पर +1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वाई से जेड यहाँ पर हमको +1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन द सेम वे एम से एन यहाँ पर +1 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो बेसिकली इस प्रकार का पैटर्न आपको लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। और अगर ऐसे प्रश्नों के साथ में आप फैमिलियर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ट्रेडिशनल पैटर्न्स को फॉलो कुछ आप ट्रेडिशनल पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, तो जहां पर ये समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है? आपको प्लेस वैल्यू के आसपास के लेटर्स को फाइंड करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस वाले आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते। बट इसका मतलब ये नहीं कि आते ही नहीं, कई बार आपको +7 +13 +8 +9 ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो यहाँ पर है वो आपको अगेन न्यूमेरिकल कोडिंग से देखने को मिल रहा है। चेरी का कोड दिया है, ग्रेप्स का कोड दिया है, और लीची का कोड पूछा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें ये जांचना होता है कि जिस वर्ड के लिए कोड हमसे पूछा गया है, क्या उस वर्ड को ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर्स को यूज करके हम फॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लीची वर्ड में आपको अलग लेटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि इन दो वर्ड्स में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर हमको लॉजिक फाइंड करना होगा। लॉजिक की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे आप देख पा रहे हो, 3 से कितना हो जा रहा है? 6, 8 से कितना हो जा रहा है? 16, 5 से हो जा रहा है 10, 18 से 36, 18 से 36 और 25 से 50। यानी कि सिंपली क्या किया गया है भाई? सिंपली यहाँ पर लेटर की प्लेस वैल्यू इंटू 2 किया गया। सिंपली लेटर की प्लेस वैल्यू इंटू 2। तो पूछा गया है लीची के लिए, तो 12 का डबल हो जाएगा 24, दो ऑप्शन गए।
और 9 का डबल हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही आपको करना है, आंसर मार्क करना है और आगे बढ़ना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो, प्लेस वैल्यू पता हो, ऑपोजिट लेटर्स पता हो, तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को देख करके ही बना पाएंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेल्फ कोडिंग पर आधारित है। सेल्फ कोडिंग में क्या है भाई, यहां पर आपको सारे के सारे एलिमेंट सेम देखने को मिलते हैं, केवल और केवल इनके सीक्वेंस में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि केवल और केवल इनके क्रम में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ई एम ओ एम, यानी कि अगर हम इसको दो हाफ में बांटे तो फर्स्ट हाफ में ई एम ओ एम को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, और सेकंड हाफ को आप एज इट इज देख पा रहे हैं एन टी यू एम। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ को हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। इन द सेम वे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन वर्ड में ए यू क्यू ई, और सेकंड हाफ जो है वो आपका एज इट इज है। तो पूछा किसके लिए गया है भाई, मैग्नेटिक के लिए पूछा गया है, तो क्या बनेगा एन जी ए एम, एन जी ए एम। ठीक है, तो एन जी ए एम एक आपका इस विकल्प में है, एन जी ए एम आपका इस विकल्प में है, और इसके बाद अगर देखेंगे तो ई टी आई सी एज इट इज आपका रहेगा, ETIC आपका एज इट इज रहेगा, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जर्मन के लिए पूछा है, अगेन एक नया एलिमेंट दिख रहा है हमको यहाँ पर जर्मन, जर्मन वर्ड में, यानी कि हमको नया लेटर देखने को मिल रहा है, इट मींस लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो 8 दिखाई दिया, 8 प्लेस वैल्यू है जो वो होती है किसकी, एच की। फिर दिखाई दिया यहाँ पर 3 जो कि प्लेस वैल्यू होती है सी की। फिर दिखाई दिया 14 जो कि प्लेस वैल्यू होती है एन की। यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लेटर्स की प्लेस वैल्यू एज इट इज लिख दी गई है, बस क्या किया गया है, एक पैटर्न को फॉलो किया गया है, यानी कि फर्स्ट का इंटरचेंज किसमें किया गया है, लास्ट लेटर में किया गया है, फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट में किया गया है। तो एन की हम बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू 14 होती है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, फिर एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अभिमन्यु। देखो अभिमन्यु भाई साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। अभिमन्यु भाई साहब हमारे यहाँ एक वीडियो एडिटर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ABHIMANYU, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, BAIJNOU, गड़बड़ हो गया भाई, BAIJNBOUY। अब यहाँ पर बच्चा हो सकता है कंफ्यूज, बच्चा फुल्ली कंफ्यूज हो सकता है। कैसे कंफ्यूज हो सकता है, ये देखो, आप कहोगे प्लेस वैल्यू के आधार पर गए तो यहाँ पर क्या हुआ +1, यहाँ पर गए तो क्या हुआ -1, फिर यहाँ पर दिखाई देगा +1, यहाँ पर दिखाई देगा +1, यहाँ पर दिखाई देगा +1, यहाँ पर दिखाई देगा भाई +1, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा +1, ठीक है। Y से U, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर +1 का कॉन्सेप्ट -1 का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई +1 -1 का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो क्या करना है भाई, ध्यान से समझो कि फर्स्ट और लास्ट में इसने क्या किया है, दो दो लेटर को आपस में इंटरचेंज किया है, दो दो लेटर को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज किया है, और रिमेनिंग लेटर्स में इसने क्या किया, सब में +1 किया है। तो यहाँ तक अगर आप मेहनत करते हुए आएंगे तो आपको आगे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख करके आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि स्टार्टिंग में और लास्ट में दो दो लेटर किसने क्या किया है, पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, बदल दिया है। पूछा किसके लिए गया भाई, कर्म पुत्र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आएगा ए, फिर आएगा के, और लास्ट में आएगा ए, और फिर आएगा आर, ठीक है। तो देख लो ए के साथ में हमारे पास दो विकल्प हैं, और इनमें भी अगर लास्ट में देखोगे तो ए आर दिखाई दे रहा है लास्ट विकल्प में। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको लॉजिक आइडेंटिफाई करना था, सीधे ऑप्शन पे जाना था, आंसर मार्क करना था और आगे बढ़ जाना था। क्लियर है भाई, चलिए अगला प्रश्न स्टॉमी। अगला प्रश्न क्या है भाई, स्टॉमी इज रिटन एज ABFIDG, ठीक है। चलो बनाते हैं भाई, STORMY, कोड क्या है ABFID और G। अब यहाँ पर ABFID और G, और लोटस के लिए आपसे क्या किया भाई, कोड पूछा है। लोटस के लिए आपसे क्या किया है, कोड पूछा है।
अब प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, यहाँ पर 15, यहाँ पर 18, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 25। यहाँ पर देखोगे तो 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 7। ठीक है। अब अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप इन नंबर्स पर ध्यान देंगे, इन नंबर्स पर ध्यान देंगे और इनके कोड पर अगर आप ध्यान देंगे तो इजीली आपको समझ में आ रहा है भाई कि यहाँ पर क्या किया गया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। और जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल बेसिक, यानी कि जो आसान से प्रश्न होते हैं वहां पर इस तरीके के आपको लॉजिक बनते हुए दिखाई देंगे। तो इजिली आप देख पा रहे हो 5 2 7 3 1 4 8 1 9 5 1 6 2 और 0 यहाँ पर 2 हो गया। और एस इंग्लिश अल्फाबेट का एकमात्र ऐसा लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू की डिजिट का जब हम सम करते हैं तो एक डबल डिजिट नंबर मिलता है, और इसको अगर हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको संख्या मिलती है 1। इट मींस एस के लिए कोड जे भी हो सकता था और एस के लिए कोड ए भी लिखा जा सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि 9 और 1 10, और वापस से उसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 1, जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी, 1। ठीक है भाई। पूछा किसके लिए गया है, लोटस के लिए, तो यहाँ पर होगा भाई 2 और 1 3, 2 और 1 3, क्योंकि एल की प्लेस वैल्यू 12 और एक ही विकल्प में दिया है। आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, आंसर मार्क करेंगे और मूव ऑन करेंगे आगे। अब यहाँ पर देखो भाई, आपको लिखा दिया गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यानी कि उल्टा कर दिया गया प्रश्न को, इंटीमेट को लिखा गया ITNIETAM। ठीक है। अब उसी तरीके से यहाँ पर जो एक वर्ड होगा उसके लिए ये क्या है, कोड दिया गया है। हालांकि इन्होंने इसको वर्ड कंसिडर किया है, इसको कोड कंसिडर किया है, नो डाउट, बट हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ब्लूप्रिंट लेना है। लॉजिक क्या लगा है यहाँ पर समझो, ITNI यानी कि फर्स्ट हाफ को अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। सेकंड हाफ आपका एज इट इज, अच्छा सेकंड हाफ को भी इन्होंने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। सेकंड हाफ को अगर हम देखें तो इन्होंने इसको भी रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। ठीक है। पिछला जो प्रश्न था उसमें क्या था, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में था, सेकंड हाफ एज इट इज था, लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट हाफ को अलग उल्टा किया है, सेकंड हाफ को अलग उल्टा किया है। अब यहाँ पर देखो भाई, नंबर ऑफ लेटर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, यानी कि 6 के पार्ट में अगर इसको हम बांटे तो इसका कोड बनेगा INVERT। ठीक। फिर ये बनेगा IBRATE। ठीक है। इन्वर्टिब्रेट। ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसमें लिखा है इन्वर्टिब्रेट की स्पेलिंग, करेक्ट किसमें लिखी है, तो इन्वर्टिब्रेट आपको ऑप्शन नंबर बी में इसकी करेक्ट स्पेलिंग दिखाई दे रही है। आपको ऑप्शन नंबर बी में इसकी करेक्ट स्पेलिंग दिखाई दे रही है। सॉरी ऑप्शन नंबर डी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में आपको इसकी करेक्ट स्पेलिंग दिखाई दे रही है, INVERTIBRAT। क्लियर है भाई। तो ये इस तरीके से भी घुमा करके कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी कि जो आपका करेक्ट स्पेल वाला वर्ड है उसको एज अ कोड इन्होंने दिखा दिया है, और जो चेंजेस के बाद बनने वाला वर्ड है उसको इन्होंने एज अ वर्ड मेंशन किया है। ठीक है भाई। चलो एक और कंडीशनल कोडिंग का क्वेश्चन, इस बार इसको हिंदी में बना लेते हैं भाई, ताकि शिकायत ना हो कि केवल सर इंग्लिश में ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। तो हिंदी में भी एक बार इस क्वेश्चन को बना लिया जाए। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको क्या देखना होता है, आपको सीधे देखना होता है कोड। सीधे आएंगे आप कहां पर, कोड पर। कोड के बाद आप पढ़ेंगे कंडीशन। तो क्या बोला है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है तो पहली कंडीशन तो नहीं लग रही है। यदि पहला तत्व एक संख्या है जो 3 से पूरी तरह विभाजित है तो बिल्कुल ये लग रही है। फिर आगे क्या बोला है, तो इसे यहाँ पर सिंबल दिया गया है आपको, इसके फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे क्या दिया है, यदि दूसरी और तीसरा तत्व पूर्ण वर्ग है, तो ये तो है नहीं, तो इट मींस केवल और केवल यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हमने भाई लगा दिया 6 की जगह जगह पर ये सिंबल। और रिमेनिंग अगर हम बात करें तो एट द रेट के लिए क्या है, पी। एट द रेट के लिए क्या है, पी। फिर उसके बाद है आपका एंड के लिए क्या है, एस। एंड के लिए क्या है, एस। फिर उसके बाद है फोर। तो फोर के लिए क्या दिया गया भाई, फोर के लिए दिया गया लास्ट में जी। तो फोर के लिए दिया गया जी, यानी कि आपको आगे बनाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, जो कि क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। ठीक। चलिए, एक निश्चित कोड भाषा में एग्जैक्ट को एक नंबर दिया गया है 91685, मिल्क को 7243,
और पूछा क्या गया है, मेल्ट को क्या लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले क्या देखना है भाई, सबसे पहले देखना है क्या हम मेल्ट वर्ड का निर्माण ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर्स यानी कि एग्जैक्ट और मिल्क के लेटर्स को यूज करके कर सकते हैं या नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यहाँ पर एम भी है, यहाँ पर ई भी है, एल भी है और टी भी है, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें तो यानी कि पर्टिकुलर लेटर का जो कोड है उसके सामने सामने कंसीडर करके चलोगे तो एम पहला एलिमेंट था, कोड था 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ई पहला एलिमेंट था, कोड था 9, तो लिखेंगे 9। एल थर्ड एलिमेंट है, कोड था 4, तो लिखेंगे 4। और टी वहां पर लास्ट एलिमेंट था, कोड था 5, तो लिखेंगे 5। 7 9 4 5, 7 9 4 5, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पर्ल्स के लिए कोड दिया है, ज्वेल्स के लिए दिया है और वियर्स के लिए पूछा है। तो अगेन ध्यान दीजिए, फिर से एक बार आपको ध्यान देना है कि क्या पूछे गए वर्ड का निर्माण हम ऊपर दिए गए वर्ड के लेटर्स को यूज करके कर सकते हैं या नहीं। तो आप पाएंगे बिल्कुल किया जा सकता है, आसानी के साथ किया जा सकता है। और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ई दिया है, एल दिया है, तो किसी भी एस दिया है, किसी भी कॉमन एलिमेंट में जाएंगे सेकंड नंबर पर, यहाँ पर ई है, यहाँ भी सेकंड नंबर पर ई है, तो दोनों में कोड भी आपको कॉमन दिख रहा है, यानी कि अलग से लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी। अब डब्ल्यू इसमें थर्ड एलिमेंट है, कोड था 6, तो शुरुआत 6 के साथ सब में दिया है। ई सेकंड एलिमेंट था, कोड था 2, तो सब में क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए, सब में दिया है। ए आया है थर्ड एलिमेंट यहाँ पर, तो कोड होना चाहिए था क्या भाई, 3 कोड होना चाहिए था, 3, तो 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। अब इसमें लास्ट वाला देखो लो, लास्ट वाला क्या है, एस, इसमें भी लास्ट में एस है, तो लास्ट में आना चाहिए था 5, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर दिया है एक निश्चित कोड भाषा में एम एफ बी टी एफ को लिखा जाता है लीज। तो एम से एल आई प्लस वन, एफ से ई आई माइनस वन, बी से ए आई माइनस वन, टी से एस आई माइनस वन, एफ से ई आई माइनस वन। एम से एल माइनस वन, एफ से ई माइनस वन, यानी सब में क्या किया है, माइनस किया है। सेकंड वाले वर्ड में भी आप देखोगे सब में क्या किया है, माइनस किया है। यू से टी गए, एन से एम आए, आई से एच आए, एस से आर आए और ई से डी आए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते थे। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, सबसे पहले -1 करोगे तो मिलेगा एस, तो 2 विकल्प हो गए कैंसिल, ठीक है। उसके बाद आपने -1 किया तो 18 में से 1 घटाए 17, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो आराम से इजिली आप 10 से 15 सेकंड में इजिली क्वेश्चंस को बना सकते थे, ठीक है। चलो, 10 से 15 सेकंड में आप इजिली क्वेश्चंस को बना सकते थे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगेन कंडीशनल कोडिंग से है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे भाई कोड। अब देखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन में क्या बोला गया है, यदि पहले 2 तत्व संख्याएं हैं तो बिल्कुल है, और अंतिम तत्व प्रतीक है, लेकिन अंतिम तत्व तो प्रतीक नहीं है, यानी कि पहला वाला यहाँ पर कंडीशन लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बोला है यदि दूसरा तत्व प्रतीक है, ये कंडीशन भी नहीं लग रही है। यदि प्रश्न में कोई संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल संख्या के ठीक पहले एक अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोड आपस में बदल देंगे। तो बिल्कुल पहली भी संख्या है, अंतिम भी संख्या, और इनके कोड बदल देंगे, यानी कि 3 की जगह जो है कोड जाएगा किसका, 7 का, तो लास्ट में आएगा डी। और 7 की जगह जो कोड जाएगा वो जाएगा 3 का, यानी पहले आएगा जे। तो जे और डी के साथ जाओगे तो एक ही विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। रिमेनिंग को आपको बनाने की और चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। क्लियर है भाई। चलिए, अगले प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा इस प्रश्न को। तो यहाँ पर क्या बोला है, किसी निश्चित कूट भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उनके वर्णमाला क्रम ए को 1 और जेड को 26 के अनुसार कूटबद्ध किया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने दे दी है कंडीशन। इन्होंने क्या बोला है, हालांकि यदि स्वर के ठीक पहले और ठीक बाद में व्यंजन है तो इसका कूट क्या हो जाएगा, 99। यानी कि स्वर के ठीक पहले और बाद में कहीं पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है तो इसका कोड, यानी कि स्वर का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, 99। तो ए का कोड क्या बन गया भाई, 99 बन गया। रिमेनिंग को लिख दो, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 19 हो गया और यहाँ पर 20, ठीक है। तो 212 99, 212 99 के साथ जाओगे तो 212 99 के साथ जाओगे तो एक विकल्प कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या था, 19 20, 212 99 के बाद 19 और 20, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्योंकि ए के लिए कोड हमने क्या कर दिया 99, क्योंकि बोला है कि अगर कोई, ठीक है, स्वर, अगर कोई यदि स्वर के ठीक पहले और ठीक बाद में व्यंजन है तो ए के ठीक पहले और ठीक बाद में व्यंजन है तो इसका कोड क्या हो जाएगा 99, यानी कि ए का कोड क्या हो गया भाई 99। क्लियर है? चलिए चलिए भाई, अगला जो प्रश्न है, देखिए ये देखने में आपको लग सकता है कि न्यूमेरिकल कोडिंग के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर चाइनीज कोडिंग का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे यहाँ पर आपको गिवन वर्ड दिया है राइस और इसका कोड क्या दिया है 5163 5136, ठीक है। फिर दिया गया है FUR और कोड दिया गया है 327। नेक्स्ट वर्ड इज FIN, कोड दिया गया है 785, ठीक है। अब देखो फटाफट से निपटाते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एफ, मिल रहा है एफ। तो यहाँ पर इन दोनों में नंबर जो कॉमन आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 7, तो एफ का कोड क्या हो गया 7। हमसे पूछा किसके लिए गया था भाई? हमसे पूछा गया था फन के लिए, ध्यान दो, हमसे पूछा गया था फन के लिए, यानी कि जो भी विकल्प होगा उसमें 7 तो होगा ही होगा, 7 तो मस्ट है कि होगा ही होगा। तो दो विकल्प क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए? इन दोनों में कॉमन क्या है? आर। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? आर। तो इन दोनों में भी एक नंबर कॉमन होगा भाई, इन दोनों में भी एक नंबर कॉमन होगा और वो कॉमन नंबर क्या है 3। इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है 3। अब ध्यान दो बचा क्या यहाँ पर? बचा यहाँ पर यू, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें 2 तो होगा ही होगा, यानी कि सीधे तौर पर यहीं से आप आंसर मार्क कर सकते थे ऑप्शन नंबर सी 872। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आप आंसर मार्क कर सकते थे 872। यहां पर सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, ये बात मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूं, चाइनीज कोडिंग में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। क्लियर है भाई? चलिए मूव ऑन करते हैं अगले प्रश्न पर। अगेन कंडीशनल कोडिंग का एक प्रश्न, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग का एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो मैंने क्या कहा, कंडीशनल कोडिंग में सीधे क्या देखना होता है? हमको सीधे देखना होता है कोड, सीधे देखना होता है कोड। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है? यदि पहला तत्व एक प्रतीक है तो पहला तो कंडीशन लगेगा नहीं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है दूसरी कंडीशन लगेगी नहीं। यदि पहला और तीसरा दोनों घटक संख्याएं हैं तो तीसरे घटक को पहले घटक के कोड के रूप में कोडित किया जाना है। ध्यान दो, यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। थर्ड वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है? यदि थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दोनों क्या है? नंबर है, तो जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको क्या करना है? पहले वाले एलिमेंट के कोड के रूप में कोड किया जाना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आप पहले वाले और इसको इंटरचेंज करोगे, ध्यान दो। बल्कि यहाँ पर दोनों के लिए जो कोड बनेगा, जो कोड 2 के लिए है वही कोड किसके लिए हो जाएगा? 7 के लिए हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों एलिमेंट क्या दिखाई देने चाहिए? ए दिखाई देने चाहिए। तो एक ही विकल्प में आपको दिखाई दे रहा है, आपको पूरा का पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं थी। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न भाई, मार्च के लिए कोड दिया है IDSBN। IDSBN तो H में +1 करोगे तो I मिलेगा, C में +1 करोगे तो D मिलेगा, R में +1 करोगे तो S मिलेगा, A में +1 तो B मिलेगा और M में +1 करोगे तो N मिलेगा। यानी कि फर्स्ट का इंटरचेंज लास्ट के साथ सब में किया गया है +1, तो A में +1 करोगे तो B मिलेगा, लास्ट एलिमेंट होना चाहिए था B, P में +1 करोगे तो Q मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटीन, ठीक है। अब यहाँ पर रूटीन को कैसे लिखा गया ध्यान दो, UOR, UOR, यानी कि यहाँ पर अगर इसको हम दो भागों में बांटे 20 से, तो T हो जाएगा मिड एलिमेंट, ये हो जाएगा सेकंड हाफ, ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ को उल्टा कर दिया गया है और सेकंड हाफ को भी क्या कर दिया गया है? उल्टा कर दिया गया है। मिड वाले को एज इट इज रखा गया है। इन द सेम वे प्लेयर्स वाले में भी देखोगे तो ALP, ठीक है, मिड वाला एज इट इज और इसको भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है। अब पूछा किसके लिए गया भाई? बैंकिंग के लिए, तो क्या आएगा? NAB। NAB के साथ जाओगे भाई तो दो विकल्प आपके दिए गए हैं। फिर मिड वाला एज इट इज रहेगा, तो इसके बाद क्या आना था? के आना था। इसके बाद क्या आना था? के आना था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट, फटाफट से बनाएंगे भाई। यहाँ पर क्या दिया है? लेफ्ट। तो टी में अगर हम दो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई? 22, यानी कि 20 में देखो ये क्या लिखा है? LEFT। इसीलिए अगर प्लेस वैल्यू याद है तो ज्यादा समस्या होगी नहीं। तो 20 में दो जोड़े तो क्या बन गया? 22, और 12 में दो जोड़े तो क्या बन गया? 14। तो इन दोनों में हमने क्या किया? +2, ठीक।
फिर उसके बाद क्या किया गया भाई, 6 में 1 जोड़े तो बन गया 7, 6 में 1 जोड़े तो बन गया 7 और 5 में 1 जोड़े तो बन गया 6, यानी इन दोनों में क्या किया है +1, इन दोनों में क्या किया है +1। डेस्क में भी वही कहानी है भाई, 11 में 2 जोड़े तो 13 और 4 में 2 जोड़े तो 6, बाकी दोनों में 1-1 जुड़ा है। तो हेल्प के लिए पूछा है तो 16 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 18 आएगा, 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। फिर 12 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 13, यानी कि आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 12 जो है प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एल की होती है। ये रिप्लेस करेगा किसको, सेकंड एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट एम जो कि जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 13। चलो एक और क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कंडीशनल कोडिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वर्ड ग्रेविटी। मैंने क्या कहा, सीधे सीधे देखना है आपको प्रश्न में दिया गया वर्ड, या प्रश्न में जो आपसे पूछा गया है वो सिंबल के साथ हो सकता है, लेटर के साथ हो सकता है, नंबर के साथ भी हो सकता है। तो प्रश्न को देखना है। अब यहाँ पर कंडीशन अगर देखोगे तो बोला यदि पहला तत्व स्वर है तो पहली कंडीशन तो गई, यदि पहला तत्व व्यंजन है और अंतिम तत्व स्वर है तो ये कंडीशन भी गई, यदि तीसरा और पांचवा दोनों तत्व स्वर है, तीसरा और पांचवा दोनों तत्व स्वर है तो ये कंडीशन लग रही है। तो करना क्या है, तो पांचवें तत्व को तीसरे तत्व के कोड के रूप में कोडित किया जाना है, और इसके विपरीत, तो यहाँ पर जोड़ दिया है शब्द और इसके विपरीत, यानी कि इन दोनों का कोड आपस में रिप्लेस किया जाना है। इट मींस ए की जगह आएगा आई का कोड। तो आई का कोड क्या है भाई 3, तो तीसरे नंबर पर क्या मिलना चाहिए हमको 3, तीसरे नंबर पर 3 हमको एक ही विकल्प में मिल रहा है, विकल्प बी में। तीसरे नंबर पर 3 हमको एक ही विकल्प में मिल रहा है, विकल्प बी में, तो यही क्या बनेगा भाई राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो आई होप कि यहाँ पर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए होंगे, आपने कॉन्सेप्ट को सीखा होगा, और इसी प्रकार आगे भी आपको बेहतरीन लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चंस के साथ जो कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सीरीज में आपको मिलेंगे। क्लियर है भाई। तो आगामी जो सीरीज है वो टॉपिक आपको थंबनेल में या आपको पहले से ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल युवा एम्प्लॉयमेंट को सब्सक्राइब करना है। कॉन्सेप्ट के लिए जैसे कि मैंने कहा ऑलरेडी आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, तो उन वीडियोस के साथ आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जहां पर एक नए टॉपिक के साथ में मैं आप लोगों के साथ में जुड़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।